Hello, aspirants. How are you all? Again, I'm back with the Hindu article explainer, and today in this topic, that is, what does the G20 do? I will be explaining the association related to G20, what exactly the purpose of the G20 is. G20 की जब मीटिंग्स होती है तो उसमें आखिरकार क्या डिस्कशंस होते हैं या फिर उस पर डिबेट्स क्या होती है, कौन कौन से इश्यूज वहाँ उठाए जाते हैं। G20 की जो मीटिंग होती है या फिर उसकी जो ग्रुपिंग है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उससे वर्ल्ड पे जो है क्या असर पड़ता है, या फिर कई बार हमने देखा है न्यूज़ में कि G20 को लेके साइडलाइंस पे कुछ मीटिंग्स होती है, तो उस साइडलाइंस पे जो मीटिंग होती है उसका क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। And I will be starting from here. First of all, I will be starting with the portion that who all countries are there in the G20 grouping, and thereafter I will further on start with the agenda part. और उसके बाद जो है रिसेंटली अभी जो G20 हो रहा है समिट, उसमें वो कहाँ पर हो रहा है और उसका जो है इस बार क्या जो है एजेंडा रहने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आई एम नितिश शुक्ला एंड दिस इज दिशा पब्लिकेशंस द हिंदू आर्टिकल एक्सप्लेनर। Okay, now I'm with the first question, that is, who is in the G20? I'll take the pen from you. I mistakenly took the highlighter. Okay, so it's about G20. Uh, Around 1999, this grouping was formed, and this was done by some of the developed countries of the world. The first summit which happened, the first summit which happened was in 2008. In 2008, the first summit happened. तो ये आखिरकार क्या है G20 is actually a grouping of some of the best economies of the world, उनकी ग्रुपिंग है। अगर ओवरऑल जीडीपी थ्रू आउट G20 का देखा जाए तो इनका मोर देन 50% ऑफ द ओवरऑल वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसका 50% से भी ज़्यादा मार्किंग ये G20 कंट्रीज का है। तो इस G20 ग्रुपिंग में दोनों ही कंट्रीज हैं, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज हो गया या फिर डेवलपिंग कंट्रीज, ये दोनों ही कंट्रीज इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग में है। नाउ let's see the who all countries are in this grouping in G20. One is Argentina, Brazil. Both the countries are in South America. Then we have Canada. Then we have Canada, which is in North America. China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, United Kingdom, and United States. And Spain happens to be
परमानेंट गेस्ट टू द G20s। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, रशिया, साउथ कोरिया, टर्की, ये जो कुछ कंट्रीज हैं ये है एशिया में। चाइना और इंडिया या फिर इवन टर्की को अगर कह लें तो ये कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं। वेरस फ्रांस, जर्मनी, इटली, इवन जापान इज इन एशिया, but this is developed country. France, Germany, Italy, United Kingdom, these are some of the countries which are in Europe, which are developed countries. Then you have Mexico, which is in North America. Then you have United States. United States and Canada are developed countries, whereas Mexico is a developing country. Indonesia, sorry, I forgot that Indonesia is also in Asia. और साउथ अफ्रीका जो है वो एकमात्र कंट्री है जो कि अफ्रीका का है। ओके, तो ये है G20 की ग्रुपिंग। इन 20 कंट्रीज की जो ओवरऑल ग्रुपिंग है उसको ही G20 कहते हैं। और इनका जो एक पर्टिकुलर समिट होता है वो मेनली जो है वो कोऑर्डिनेशन ऑन फाइनेंशियल पॉलिसीज या फिर कोऑर्डिनेशन ऑन द रीसेंट क्राइसिस दैट हैज कम अप इन द वर्ल्ड, उसके बेसिस पर होता है। तो इसके बारे में भी अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन दीज आर द नंबर ऑफ कंट्रीज हु बिलोंग टू द ग्रुपिंग ऑफ G20। और स्पेन जो है ये दिस हैपेंस टू बी द परमानेंट गेस्ट ऑफ G20। नाउ in another question, one thing is very important is why does the G20 matter? Why does it matter? So मैंने पहले ही बताया कि G20 की जो ग्रुपिंग है ये 80%, अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 80% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस करती है। सेवेंटी 75% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स करती है ऑफ द वर्ल्ड, और 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड। सेवेंटी 75% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड करती है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड इन इट, यानी कि 60% का जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो रहता है इन सारी कंट्रीज में। अगर इस ग्राफ को अगर देखें तो G20 का जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में उसको बताया जा रहा है। तो G20 आप यहाँ पे देख रहे हैं और ये है G7। G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ये प्रोबेबली डेवलप्ड कंट्रीज की ग्रुपिंग है। मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंट्रीज विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, ये जो है ग्रुपिंग है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज का एक है। और G20 इज द ग्रुपिंग ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। अब इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है, या फिर अगर ओवरऑल वर्ल्ड में इनकी जो इकोनॉमी है उसका अगर आउटपुट देखेंगे तो G20 इज द foremost grouping which has the maximum percentage of outputs that gives to the world, whereas G7 जो है वो G20 से काफी कम है in terms of output या फिर global economic powerhouse अगर इस कंट्री को कहना चाहेंगे तो that will not be very suitable term। G20 जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी ग्रुपिंग है जिसमें कि डेवलपिंग डेवलप्ड दोनों आते हैं, जबकि डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं दे कुड बी ऑल्सो इकोनॉमिक पावर हाउस बट ऑन द परचेसिंग पावर पैरिटी। और in the matters of net national income और per capita income वो हो सकता है उनकी कम हो, जिसकी वजह से जो ओवरऑल GDP है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होता इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस होते हैं। लेकिन इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, जो इकोनॉमिक पावर हाउस है डेवलप्ड कंट्रीज या फिर जो इकोनॉमिक पावर हाउस डेवलपिंग कंट्रीज को कंबाइन कर दिया जाए, तो वर्ल्ड की 80% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट ये
केवल 20 कंट्री ही प्रोड्यूस करते हैं थ्रू आउट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दैट इज वाई G20 ग्रुपिंग मैटर्स अलॉट। और इनकी ग्रुपिंग में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको प्रॉब्ली इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें डेवलपिंग, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड जैसी कंट्रीज इंक्लूड होती हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं और भी ऐसी कंट्रीज को जो कि अपनी बातों को थ्रू यूनाइटेड नेशंस और थ्रू अदर टाइप्स ऑफ फोरम अपने आप को पुट आउट नहीं कर पाते। सो दैट इज वाई G20 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग एंड इट मैटर्स अलॉट। ओके, व्हाट्स बीन ऑन द एजेंडा ऑफ G20? तो मैंने बताया कि G20 एक्चुअली इनका मेन फोकस है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्रीज में हो जाए, और ये ज्यादातर अपने जो नियम बनाते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे बनाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है ये किस प्रकार की पॉलिसीज है? से फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड दीज countries who could be having higher tariffs for outside, these particularly change in times, जैसे कि वहाँ पर जो है कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है जिसका आइडियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है, तो ये टैरिफ्स भी उस तरह से चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स को लें और उसी पर्सपेक्टिव में इंडिया को लें, तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और इनको जो है अपनी सारी जो इनको एक तो अपने यहाँ डेवलपमेंट भी चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और इनको अपनी इंडिया को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी सेल करना है, उसके लिए मार्केट भी चाहिए, और ये भी एक ह्यूज लेवल पर चाहिए, यानी कि बड़े लेवल पर चाहिए। तो इसके लिए इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता है, यानी कि अगर हायर टैरिफ्स अगर यूएस में हो और उन्होंने बाहर, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है, अगर यूएसए ने ये मना कर दिया हो कि आप बाहर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर आप बाहर इन्वेस्टमेंट करना है तो यू हैव टू पे ग्रेटर टैरिफ्स और ग्रेटर टैक्सेस, इन दैट केस इन्वेस्टमेंट ऑन द आउटसाइड वो जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इंडिया को क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा, इसकी आवश्यकता ज़्यादा है, तो यूएस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री विच कुड इन्वेस्ट इन इंडिया, और इसके लिए इंडिया जो है इस इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे चाहेगा कि कुछ जो है पॉलिसीज नॉर्मली हो, या फिर जो ये कंट्रीज जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग टैरिफ्स के जो रूल बनाए हुए हैं उनको भी रिड्यूस करने की मांग इंडिया कर सकता है। तो ये जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव यहाँ पे प्रेजेंट होता है थ्रू यूएस एंड इंडिया, एक प्रकार से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का, तो इससे ये बात सामने आती है कि ये एक प्रॉपर ग्रुपिंग पे, जैसे कि G20 है, वहां पर अपनी बातें रख सकते हैं कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल वर्ल्ड और द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट दीज टू कंट्रीज नीड टू डू इज दे नीड टू suffice, they need to reduce some of the tariffs or some of those policies which are affecting other countries। तो इस प्रकार से G20 की समिट में ऐसी बातें करके या फिर ऐसे डिस्कशंस को या डिबेट करके ये इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हाउ द अदर कंट्रीज विद द डिसीजन दैट हैव बीन टेकन इन द G20 कैन इम्प्रूव। तो इसकी वजह से G20 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग। एंड ऑल्सो अब इसके एजेंडा पे क्या रहे हैं, तो मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ये बात करते हैं। इसके अलावा ये किस पे बात करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अलावा जियो पॉलिटिक्स पे ही बात करते हैं, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है उसमें, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है वहां पर कोई ना कोई डिसेंशन या फिर टेंशन जो है चलता ही रहता है। तो G20 की जो ग्रुपिंग होती है वो इन पर भी अपना जो है डिस्कशन करते हैं या फिर डिबेट्स करते हैं कि हाउ एग्जैक्टली द ट्रैंक्विलिटी और पीस कुड बी मेंटेन इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड व्हाट ऑल एक्सचेंजेस कुड बी डन बिटवीन दोस कंट्रीज सो दैट दीज कंट्रीज कुड बी एट अ स्टेबल पॉइंट एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, एज फार एज पीपल्स लिविंग इज कंसर्न। तो अब जैसे ये एक एग्जाम्पल ईरान का ही है। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके कि इनको बिल्डअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यूएस इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट था, और फिर यूएस का ही ये कहना था कि ईरान में जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करना है उसके लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए जो कि बाकी और कंट्रीज को भी एज एन इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करना चाहिए, और उसके बाद वो जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर सकते हैं विच कुड नॉट बी यूज्ड एज अ वेपन इन द फ्यूचर। तो ये जो है यूएस का कंसर्न था ईरान के लिए। तो ये भी बात, जबकि ईरान इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20, but still in the G20 groupings, these kind of geopolitical
जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर आल्सो डिस्कस्ड, और उस पर जब कोई मोटिव पे एक ग्राउंड बनाकर G20 कंट्रीज जो है कंसिडर कर लेते हैं, देयर आफ्टर दे मूव ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड एज फार एज G20 कंसिडरेशंस वर डन। अनदर कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट हैव बीन द मेन पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन? ओके, अब क्योंकि ये मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है, तो इसमें जो कंट्रीज हैं उनके बीच में बहुत ही समन्वय व्यवहार हो ऐसा तो होगा नहीं। तो जो जो कंट्रीज हैं जिनके बीच में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड कर दिया था। इसकी वजह से यूएस और रशिया इन दोनों का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इनके बीच में। यूएस और बाकी जो कंट्रीज है, इवन यूरोप की कई कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इन सब का भी काफी बड़ा टेंशन चल रहा है रशिया से। तो ये जो है इस ग्रुपिंग्स के पार्ट है। लेकिन मल्टीलैटरल ग्रुपिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं उनके बीच में अगर रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं, देन दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द डिस्कशंस और डिबेट्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन द G20। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक प्रकार का कोल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन जो है राइज होता है या फिर दिखाई देता है, जिससे कि जो फ्यूचर जो भी कंसिडरेशंस करने थे G20 पर वो नहीं हो पाता। अभी जैसे कि रिसेंटली अगर 2020 में अगर देखें तो कोविड-19 अभी रिसेंटली ही थोड़ा कम हुआ है और इसके इम्पैक्ट बहुत बड़े रहे हैं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोस्ट प्रोबेबली या फिर वर्ल्ड में जो क्राइसिस क्रिएट हुई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि लॉकडाउन की वजह से क्रिएट हुई थी, उस पर बहुत बड़ी चर्चा की जरूरत थी। लेकिन क्योंकि रशिया ने भी यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, तो बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी क्राइसिस इज आल्सो गेटिंग क्रिएटेड फॉर यूरोप, वेयर इज आल्सो जो एनर्जी क्राइसिस है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है यूनाइटेड स्टेट्स में भी, यूरोप में भी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रही है। तो G20 जैसी ग्रुपिंग है वो ऐसे एसोसिएशन है जहां पर ये दो कंट्रीज ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट वो ऐसी बातें कर सकते हैं कि आखिरकार हम कैसे जो मेन हमारा प्रॉब्लम है उसको साइड रखकर जो ये कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस जो क्रिएट हो रही है उसको कैसे जो है सही कर सके। तो ये जो है G20 जैसी जगह पर ही किया जा सकता है। दूसरा एक बड़ा पॉइंट ये है, यूएस ये भी चाहता है कि रशिया को G20 से हटा दिया जाए, जिसके कंप्लीटली ऑपोजिट चाइना और ब्राजील चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो डिसेंटिव जो भी पर्सपेक्टिव होती है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री हु इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुपिंग इटसेल्फ, वो थोड़ा प्रॉब्लम और क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से मैटर ऑफ कंटेंशन हमेशा बना रहता है इन द ग्रुपिंग। जब से एनर्जी क्राइसिस हुई है या फिर लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस जो है क्रिएट हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में या फिर यूरोप में, जो यूएस डॉलर है उसकी कीमत काफी कम हो गई है और काफी तेजी से गिर भी रही है। तो इसकी वैल्यूएशन काफी कम हो रही है, जो कि एक मैटर ऑफ प्रॉब्लम है यूएस के लिए। और यूएस इसके लिए रशिया पर या फिर और भी जो कम्युनिस्ट कंट्री है जैसे कि चाइना हो गया, तो उन पे जो है वेरियस काइंड्स ऑफ या कई तरीके से जो है एक अलग अलग तरीके से ट्रेड पे बैन भी लगाता रहता है। तो इसको यूएस का जो मेन पर्सपेक्टिव है विच इज दी पार्टिसिपेंट इन द G20, इनका जो मेन पर्सपेक्टिव है कि यूएस डॉलर की जो वैल्यूएशन है वो पूरी तरह से कम ना हो जाए, उसको जो है एक मेंटेन स्टेबल पोजीशन पे ही रखें थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें जितना ज्यादा ट्रेड होगा दे विल बेनिफिट मोर। अब जो ये सारी कंट्रीज है, मैंने बताया कि जो टैरिफ्स का जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स इज काफी बड़ा कंट्री है, जिससे कि वो बाहर कौन सी चीज एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे अपने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगे या फिर अपने एडवांसमेंट्स जो भी उन्होंने किया, इनोवेशन जो भी किया उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे उनको क्या चाहिए ये वो खुद डिसाइड करते हैं। और जब यूएस ऐसा डिसाइड करते हैं तो इस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स बिकम्स वेरी मच सेल्फ सेंटर्ड, और जो बाकी कंट्रीज को टेक्नोलॉजी या फिर एडवांसमेंट जो भी देते हैं वो भी थोड़ा सा आउटडेटेड देते हैं। तो जो भी वो इस तरीके का काम करके बाकी जो कंट्रीज पे जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज नॉट वेल इनफ। और जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी अगर अपने सेल्फिश मोटिव्स को अगर ध्यान में रखते हुए अपने पॉलिसीज बनाते हैं तो दैट वुड नॉट बी रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसीलिए जो बाकी कंट्रीज हैं, यानी कि G20 में जो कंट्रीज है बड़ी बड़ी, उनके बीच में ये हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है कि देयर आर लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट टू द इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन WTO प्रिंसिपल्स।
ठीक है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, इंडिया है, अगर इन सारी कंट्रीज को अपने बीच के जो मेन कंटेंशन उसको खत्म करना है तो इंटरनेशनल ऑर्डर ऑन डब्ल्यूटीओ प्रिंसिपल है, इसके थ्रू उनको जाना चाहिए। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का जो अपना सेल्फ मोटिव होता है वो मोस्ट प्रोबेबली उसी लाइन को टो करते हैं जो कि उनके फेवर में हो। तो इसकी वजह से ये जो प्रिंसिपल है इसको बहुत सारी कंट्रीज अग्री नहीं करती, और इस पर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ सबमिट्स होते रहते हैं, एंड दे अग्री टू सम पॉइंट एंड दे डू नॉट अग्री टू सम पॉइंट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दे अगेन लैग फॉर द नेक्स्ट समिट। तो ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंटेंशन है इन बिटवीन G20 कंट्रीज। अब व्हाट हैपेंस ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट? तो फर्स्ट थिंग इज, साइडलाइंस कहने का मतलब है कि जब G20 की समिट होती हो, सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स एक जगह पर जब बैठे हो, उसके अलावा जब वो एक स्पेसिफिक प्लेस पर होते हैं, जैसे कि अभी बाली इंडोनेशिया में हो रहा है, तो आखिरकार जो मीटिंग है उसके अलावा जब वो होते हैं तो आखिर वो क्या करते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, डेफिनेटली दे वुड हैव बीन, दे वुड हैव समथिंग इन देयर माइंड दैट व्हेन दे आर गोइंग टू मीट द अदर काउंटर पार्ट ड्यूरिंग द साइडलाइंस, what exactly are they going to tell them, what exactly are they going to discuss। तो साइडलाइंस के समय क्या होता है कि कई बार बायलेटरल मीटिंग्स भी हो जाती है, और इस बायलेटरल मीटिंग्स में मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर ऑब्जेक्टिव होते हैं, कोर एजेंडा होता है कंट्रीज का, वो डिस्कस होता है। उसके बीच में ही जो रिसेंट क्राइसिस डेवलप हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसके पर भी चर्चा होती है, और उन कंट्रीज का उस पर क्या मानना है उसके बारे में डिस्कशन होता है। जब ऐसी डिस्कशन हो जाती है, द टू कंट्रीज एक्सचेंज देयर आइडियाज, whereas if they are not in the confrontation then the problem सफाइज। लेकिन अगर कन्फ्रंटेशन में होते हैं या फिर उनको प्रॉब्लम होती है किसी चीज को लेके, तो देन उस इशू को और जो है आगे फिर बढ़ाया भी जाता है, और दूसरे समिट में या फिर दूसरे बिलेटरल मीटिंग की एक स्पेसिफिक एजेंडा जो है क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अगर चाइना और इंडिया की बात कर ले, चाइना एंड इंडिया आर टू कंट्रीज हु टेंड टू बी हॉस्टाइल एट द टेरिटोरियल बाउंड्रीज। जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसको लेकर चाइना और इंडिया के बीच में हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसलिए साइडलाइंस पे जब चाइना और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली दे टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, और दे मे नॉट टॉक ऑन द इशू, लेकिन ट्रेड को लेके या फिर इन सब को लेके जो मेजर पॉइंट्स है चाइना और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है उन पर जो है मतलब डिस्कशंस होते हैं। और ये साइडलाइंस पर ही होता है जब G20 की मीटिंग हो या समिट हो, उसके अलावा जब वो रिप्रेजेंटेटिव्स को समय मिल जाता है। तो जैसे कि अभी अगर आपने न्यूज कंसिडर किया हुआ है, न्यूज अगर आप रिसेंटली टच में है, तो आप ये जानते होंगे कि यूएस और चाइना हैव नॉट बीन इन वेरी गुड टर्म्स सिंस द प्रेसिडेंसी ऑफ ट्रम्प इटसेल्फ। तो चाइना और यूएस की सबसे बड़ी जो कंटेंशन जो क्रिएट हो गई है वो है कि डॉलर की जो वैल्यू है, इट इज नॉट द सेम एज इट वाज वंस, और चाइना जो है इसको रिप्लेस करना चाह रहा है युआन से। इनका मार्केट भी बहुत ग्रो कर गया है, और जो इनकी ट्रेडिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ग्रो कर गई है। जैसे कि OBOR पॉलिसी है दैट हैज मल्टीप्लाइड, और जो चाइना है उन्होंने इसको इतना ज्यादा रीच बना दिया है, बहुत सारी कंट्रीज को इन्होंने अपने यहाँ पर जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रोवाइड करके इतना बड़ा बना दिया है कि जिससे जो उनका मार्केट है वो काफी ग्रो कर गया है, और जो उनका यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत रिड्यूस कर गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करने की वजह से ये बहुत सारे मटेरियल्स बनाकर और बहुत कम समय में वर्ल्ड में प्रोवाइड कर देते हैं। दे गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दोज, और उस रेवेन्यू से अपने यहाँ पर जो है जो डेवलपमेंट है या फिर सिक्योरिटी को लेके कोई अगर चीजें हैं तो उसको वो काफी अच्छे से कर पाते हैं। तो चाइना इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। रिसेंटली अगर लास्ट 3 या 4 ईयर की बात करें तो चाइना की जीडीपी हो सकता है उसके ग्रोथ रेट में थोड़ी डाउनग्रेडिंग आई होगी, लेकिन ओवरऑल चाइना इज अ वेरी रोबस्ट कंट्री राइट नाउ एंड इज अ ग्रेट चैलेंज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे मार्केट जो है वो काफी अपने आप में ले लिया है। और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के यहाँ जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर वेरी मच कॉस्टली, चाइना के जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो काफी कम है, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके काफी चीप होते हैं एंड दे आर ऑल्सो ड्यूरेबल। तो इसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज का जो ओवरऑल वर्ल्ड पे जो वर्चस्व का जो कॉम्पिटिशन है इट इज गेटिंग लार्जर एंड लार्जर। अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स अगर चाइना की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी रिसेंटली चिप्स एंड साइंस एक्ट इनैक्ट किया था, चिप्स एंड साइंस एक्ट इनैक्ट किया था, जिससे कि जो स्मूथ ट्रेड है इन बिटवीन यूएस एंड चाइना रिगार्डिंग चिप्स, इसको जो है कंट्रोल किया जाए। एंड दिस इज द चिप रिलेटेड टू आईटी, नॉट द अदर वे अराउंड।
अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो एक कंट्री है उन्होंने ट्रेड बैरियर्स क्रिएट कर दिया है, स्पेसिफिक पॉलिसीज अडॉप्ट किए हुए हैं, एंड देन देयर आर अदर कंट्री हु आर ओपन टू द मार्केट ऑफ द आउटसाइड। तो इस प्रॉब्लम की वजह से स्पेसिफिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं। आई हैड टू से दिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, रियली सॉरी। ओके, अब जो इसके अलावा एक मैटर है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को लेके हमेशा डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज और चाइना और इंडिया। डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनका ये कहना होता है कि जो CO2 एमिशंस है उसको तात्कालिक रूप से, तात्कालिक प्रभाव से बिल्कुल भी कम करना चाहिए। वेयर डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना होता है कि बिकॉज दीज कंट्रीज आर नॉट ऑन द सेम लेवल ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, जो CO2 एमिशंस है उसको वो कुछ परसेंटेज तक ही कम कर सकते हैं, और उनके जो एमिशंस हैं उससे जितना ज्यादा प्रभाव वर्ल्ड पे या वर्ल्ड पॉल्यूशन पे पड़ा है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोपोर्शनल बेसिस पे उन्हें कम करना चाहिए रादर देन डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी वर्क कर रही थी, बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जिसका दुष्प्रभाव था कि पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वाज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। तो इसलिए जो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज है, उनका अगर ये कहना भी होता है कि CO2 एमिशंस आपको काफी कम करना है या फिर मेथेन एमिशन है उसको काफी कम करना है, द डेवलपिंग कंट्रीज आर्ग्यू टू दैट, दे ऑब्स्ट्रक्ट टू दैट, और उनका कहना होता है कि जो भी एमिशंस है उनको हम कुछ परसेंटेज तक कम करेंगे, एंड इन द कमिंग ईयर मे बी वी कुड reduce the overall gas emissions as per the guidelines given by other countries or groupings on the climate change or UNFCCC the particular grouping। तो क्लाइमेट चेंज फ्रिक्शन जो है वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। G20 की समिट में जब भी डिस्कशंस होते हैं तो वहां पर भी जब क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कशन होंगे तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम ऑलरेडी सस्टेन्ड है, होते ही हैं, उनको बिल्कुल भी टच नहीं कर पाते, और क्लाइमेट चेंज पे कभी भी सारी कंट्रीज एक साथ मूव नहीं कर पाते बिकॉज देयर आर डिफरेंसेस रिगार्डिंग द डेवलपमेंट इन वेरियस कंट्रीज। तो दिस इज द ओवरऑल पार्ट in this particular video. I have already explained you what has happened in the what could happen in the G20 summit, और अभी जो बाली इंडोनेशिया में जो समिट हो रही है उसका मोस्ट प्रोबेबली जो है क्या हो सकता है, क्योंकि G20 की जो अभी समिट हो रही है उसके पहले ही रशिया यूक्रेन जैसी वॉर जैसी क्राइसिस क्रिएट हो गई। कोविड-19 की वजह से जो क्राइसिस क्रिएट होता है वो ऑलरेडी अभी पड़ा हुआ है। ट्रेड इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, उसकी भी यहाँ पर डिस्कशंस होगी। जो क्लाइमेट चेंज है जो कि हमेशा से प्रॉब्लम रहता है बाकी डेवलपिंग डेवलप कंट्रीज के बीच में, उसके बारे में भी डिस्कशंस होगा। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर ऑन द पार्ट्स ऑफ द G20 समिट, एंड मोस्ट प्रोबेबली ड्यूरिंग द साइडलाइंस ऑफ द समिट्स the countries who do not agree to each other may be doing the bilateral meetings into one another, and we'll see what all outcomes are going to come from the G20 Bali summit. Okay, so thank you for watching this. I'll be coming up with another video in the next week. So thank you for watching this. Stay home, stay safe, keep learning. It all starts with a belief. Belief to carve out a new path to bring knowledge. To build the leaders of tomorrow. We bring the way that leads to something new. To something better than the rest. At the right moment. At the right turn. At the right page. Now unveiling the outlook that is dynamic, accessible, and progressive.